हेलो दोस्तों, स्वागत है प्री क्लासेज पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के अध्याय 3 ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से और भी सब्जेक्ट के या विषय के आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे फ्री क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं जो बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। तो आइए हम अध्याय 3 को शुरू करते हैं कि ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा को हम लोग अंग्रेजी में हीट बोलते हैं। ऊष्मा को हम लोग अंग्रेजी में हीट बोलते हैं। तो ऊष्मा क्या है, तो एक समझ सकते हैं कि हीट है, और हीट जो हमारे को ठंड लगती है या गर्मी के मौसम में गर्म लगने लगती है, तो हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, हीट का कैसे स्थानांतरण होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। हमसे क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशे से प्राप्त किए जाते हैं। ऊनी वस्त्र जो होते हैं जांतव रेशे से प्राप्त किए जाते हैं। तो जांतव रेशे क्या है, तो जांतव रेशे वैसे रेशे हैं जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। वैसे रेशे को हम लोग क्या बोलते हैं, जांतव। जंतुओं से प्राप्त रेशे को क्या हम लोग बोलेंगे, जांतव रेशे बोलेंगे। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। पादप मतलब क्या हो जाता है, तो पौधे से बनाए जाते हैं। पादप का मतलब क्या हमारा हो जाता है, पौधा। ठीक है, तो पादप से भी रेशे बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। शीतकाल का यहाँ मतलब क्या हो जाता है, ठंड के समय को हम लोग शीतकाल बोलते हैं, और ग्रीष्म काल को हम लोग गर्मी का मौसम बोलते हैं या उसे ग्रीष्म काल बोलते हैं। जब हमें गर्मी का मौसम आता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रीष्म काल कहलाता है, और ठंडी के समय को हम लोग शीतकाल बोलते हैं, जो हमें गर्म रखता है। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। हल्के जो गर्म के मौसम में हम लोग सूती वस्त्र को पहनना पसंद करते हैं, जो हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों, क्योंकि ऊष्मा का संचार जो होता है वो अच्छे से होता है। जो हमारे ऊनी वस्त्र हैं उसमें वायु का जो गैप होता है वो भर जाते हैं, जिससे ऊनी वस्त्र हमको ठंडे के दिनों में गर्म देते हैं। अगर गर्मी के दिनों में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनेंगे तो क्या होगा, शरीर और भी गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए गर्मी के समय में हम लोगों को जो होते हैं वो सूती के वस्त्र पहनने चाहिए, जो हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं, या हल्के रंग के कपड़े हमें पहनना चाहिए। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के ही वस्त्र क्यों उपयुक्त होते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। जैसे ठंडा के समय हम लोग घर में भी ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। यदि हम लोग धूप में बाहर जाते हैं तो कैसा अनुभव होता है, तो गर्मी का अनुभव होता है। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, हमारा 3.1 में क्या कह रहा है कि गर्म तथा ठंडा। गर्म तथा ठंडा क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं को संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी होती है। हम लोग जो डेली रूटीन है या दैनिक हम लोग जीवन जीते हैं उसमें हम लोग अनेक वस्तुओं के संपर्क में या साथ में आते हैं, या महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुएं क्या होती है, गर्म होती है, और कुछ वस्तुएं क्या है, तो ठंडी है। चाय गर्म और बर्फ़ ठंडी है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में चाय जो होती है क्या होती है, गर्म होती है, जबकि बर्फ़ जो है कि क्या होती है, ठंडी है। सारणी 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़िए। इस वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। इन वस्तुओं को क्या करना है, चिन्हित करना है कि कौन वस्तु गर्म है, कौन वस्तु ठंडी है। हम देखते हैं कि कुछ वस्तु ठंडी है, कुछ वस्तु ठंडी है, जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। कुछ वस्तु ऐसे भी होती है जो दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है।
हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। स्पर्श का यहाँ मतलब हो जाता है छूकर। हम लोग छूकर ऐसे वस्तुओं का पता लगाते हैं। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है? तो नहीं है, हमारी स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो गर्म वस्तुएं हैं, तो गर्म वस्तुएं में एक जो है कि कम गर्म होगा, तो कम गर्म वाली वस्तु हमको अधिक ठंडा अनुभव कराएगा कंपेयर टू दूसरी वस्तु। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्पर्श इंद्रिय जो है कि वो विश्वसनीय नहीं है। अब हम सारणी 3.1 के में देखते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं। हमारा सारणी 3.1 में क्या कह रहा है कि कुछ गर्म और ठंडी वस्तुएं दिया हुआ है। एक तरफ वस्तु है, ठंडा या शीतल है, गुनगुना या गर्म है। वस्तु का नाम है, कौन गर्म है उसके सामने सही का निशान लगाना है, और कौन वस्तु ठंडी है या गर्म है उसके सामने सही का निशान लगाना है। हमारा क्या कह रहा है? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम जो होता है कि ठंडा या शीतल है, तो ठंडा या शीतल होता है। चाय के प्याले में रखी चाय, क्या होता है? तो हमेशा गुनगुना होता है, तो ये सही हो जाएगा। अब हमारा कह रहा है फलों का रस। तो फलों का रस हम ठंडा होता है, गर्म नहीं होता है। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी। तो बर्तन की हथी को जब हम लोग तलते हैं तो क्या हो जाता है? बर्तन की हथी भी गर्म हो जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 3.1 को देखते हैं और उसे समझते हैं। क्रियाकलाप 3.1 में हमसे क्या कह रहा है? 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। हमको क्या करना है? 3 पात्र या बर्तन लेना है। इन पर ABC नामांकित कीजिए। जैसा कि हम चित्र 3.1 में देख रहे हैं, 3 इसने क्या किया है? एक बर्तन लिया है, उसमें एक बर्तन का नाम A दे दिया है, दूसरे का B, तीसरे का C। पात्र ए में ठंडा पानी तथा पात्र बी में गर्म पानी लीजिए। अब हमको क्या करना है? पात्र ए में जो ए है उसमें क्या लेना है? ठंडा पानी लेना है। पात्र बी में गर्म पानी लेना है। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। अब हमारा आगे क्या कह रहा है कि कुछ गर्म पानी और कुछ ठंडा पानी को मिक्स करके हमको पात्र सी में डालना है। अब अपने बाएं हाथ, बायां को हम लोग वाम भी बोलते हैं, बायां हाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वाम भी बोलते हैं। हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने मने दक्षिण हाथ को पात्र बी में डालिए। अब हमको कह रहा है कि जो बायां हाथ है उसको ए पात्र में डालिए और जो बायां हाथ है उसको पात्र बी में डालिए। दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबाइए। अब हमको क्या करना है? 2-3 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद उस पात्र हाथ को निकालेंगे और पात्र सी में उसे डुबाएंगे। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो। अब हमको एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है इस पर क्रियाकलाप में कि पानी जो है कि अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। अगर पानी अधिक गर्म होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा हाथ जल जाएगा। इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए इस बात के। बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो स्पर्श इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता का मतलब हो जाता है गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। किसी वस्तु कितना गर्म है उसकी जांच हम लोग ताप से करते हैं। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को हम लोग तापमापी बोलते हैं। जिससे हम लोग ताप मापते हैं उसे क्या कहेंगे? हम लोग तापमापी कहेंगे या थर्मामीटर कहते हैं। अब हम लोग 3.2 ताप मापन माने ताप को हम लोग कैसे मापते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए, जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था। ताप को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। टेम्परेचर को हम लोग कैसे मापेंगे? तो थर्मामीटर द्वारा। या ताप और टेम्परेचर सेम होते हैं। जिस तापमापी से अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर बोलते हैं। अब जो हमको बुखार लगता है उस समय जो
थर्मामीटर से हम लोग ताप को मापते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 3.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। अब देखिए हमारा चित्र 3.2 में डॉक्टरी थर्मामीटर को दिखाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक सामान्य व्यास की कांच की नली होती है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं उसमें क्या एक लंबी सी, बारीक सी तो एवं एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब में क्या भरा रहता है, तो बल्ब में जो रहता है वो पारा भरा रहता है। पारा जो है एक तत्व है जिसको लैटिन नाम क्या होता है, तो प्लम्बम लैटिन नाम होता है। क्या होता है, प्लम्बम। पारा का लैटिन नाम क्या है, प्लम्बम है। इसका संकेत जो होता है पीबी होता है। संकेत क्या होता है, पीबी होता है। तो बल्ब में हमेशा पारा भरा रहता है। या कोई पूछेगा आपसे कि डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा तत्व भरा जाता है, तो पारा भरा जाता है। बल्ब के बाहर की नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। जो पतली सी धारी देखी जाती है वो क्या रहता है, तो पारा रहता है। यदि पारे की यही धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसकी धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह तापक्रम सेल्सियस स्केल में होता है। जो हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है तो वो जो होता है कि सेल्सियस स्केल में होता है। मेनली जो होता है कि ये स्केल जो होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। मेनली स्केल जो होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। ये एक मान लीजिए एक में क्या होता है, तो सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है। दूसरा जो रहता है फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तीसरा हमारा जो होता है कि केल्विन होता है, केल्विन होता है। चौथा जो हमारा होता है र्यूमर होता है, र्यूमर होता है। सेल्सियस को हम लोग डिग्री सी से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, केल्विन को हम लोग के से और र्यूमर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, इसको फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं, इसको केल्विन पढ़ते हैं, इसको र्यूमर बोलते हैं। तो हमको मेनली जो होता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में 2 स्केल दिए रहते हैं। एक तरफ हमारा यहाँ देखिए डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, दूसरी तरफ हमारा एफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है फ़ारेनहाइट होता है, जिसे सी से दर्शाया जाता है। सेल्सियस को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो सी से, और फ़ारेनहाइट को एफ से, केल्विन को के से और र्यूमर को आर से दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही ताप को माप सकते हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम लोग कितना तक का टेम्परेचर नाप सकते हैं, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही हम लोग माप सकते हैं। अब हम लोग आगे क्रियाकलाप 3.2 को देखते हैं कि थर्मामीटर से ताप कैसे मापा जाता है। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं 2 क्रमागत एक के बाद एक। क्रमागत का मतलब हो जाता है एक के बाद एक। जैसा कि मान लीजिए हमने आपसे पूछा 1 2 3 4 5। क्रमागत का मतलब हो गया लगातार, जैसा कि 1 2 3 4 ये सभी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, तो बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए 2 बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है। अब हमसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों चिन्हों के बीच जो हो कि 1 डिग्री का अंतर हो तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग में बांटिए। अब जैसे मान लीजिए कि 1 डिग्री का अंतर है तो हम क्या करेंगे कि इसको 5 भाग में बांट लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/5, जो हमने भिन्न में सीखा था कि कैसे बांटा जाता है। तो जब हम
एक में, और इसको हम लोग जब दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, एक में हम लोग 5 से भाग देंगे। जब हम एक में 5 से भाग देते हैं तो हमारा क्या जाएगा, 0.2 आ जाता है। तो जब हम 1 डिग्री के अंतर को छोटे चिन्हों में 5 भागों में बांटेंगे तो हमारा एक भाग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस या 1/5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी तरह धो ले। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी रोगाणुरोधी का उपयोग घोल का करना चाहिए। हमें जब भी हमको थर्मामीटर दिया जाता है तो हमें उपयोग करने से पहले उसको अच्छे तरह से धो लेना चाहिए, किसी प्रतिरोधी या रोगाणुरोधक घोल से या एंटीसेप्टिक जो घोल होंगे उनसे धो लेना चाहिए। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। जब ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा तभी ये हमें अच्छा एक्यूरेट ताप माप कर देगा। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाता है। ताप को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग व्यक्त करते हैं। आप अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्यतः ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। आइए पहेली को विश्वास दिलाए कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। अब हम आगे क्रियाकलाप 3.3 को देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10। अब डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से क्या करना है, कम से कम 10 मित्र को हमको लेना है और उसके शरीर के ताप को मापना है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.2 में अंकित कीजिए। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है? तो नहीं, प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होंगे। कुछ कम भी हो सकते हैं या कुछ को ज़्यादा भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकते हैं। कुछ अधिक भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। जो हम लोग मानव शरीर का सामान्य ताप जिसे कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री के बारे में जब हम लोग कहते हैं तो ये जो है कि विशाल समूह के माने बहुत से लोगों का शरीर का औसत टेम्परेचर है, न कि किसी पार्टिकुलर या सभी लोग का इतना टेम्परेचर है। एक ये समझ सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस एक औसत ताप है। अब हम आगे देखते हैं कि हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां। जब हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करते हैं तो उसको क्या क्या सावधानियां हैं इसको हमको बरतनी चाहिए, देखते हैं। पहला हमारा बिंदु क्या कह रहा है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा से करना चाहिए। दूसरा हमारा बिंदु क्या कह रहा है, सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल कितना होना चाहिए, तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होनी चाहिए। जो पारे का तल दृष्टि रेखा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सीध में होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अगला हमारा बिंदु क्या है, थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने से यह टूट सकता है। जो थर्मामीटर होते हैं उनसे हम लोग को सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो कठोर वस्तु से टकराएगी तो टूट सकती है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। जो हम लोगों का थर्मामीटर है उसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, मतलब इस साइड से हमको नहीं पकड़ना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कह रहा है, चेतावनी। चेतावनी में हमसे क्या कह रहा है
डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उससे हमेशा मानव शरीर का ताप मापा जाता है, किसी और वस्तु का ताप नहीं मापा जाता है। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से ये टूट भी सकता है। धूप और आग से हमें हमेशा थर्मामीटर को बचा कर रखना चाहिए, ऐसा करने से ये टूट भी सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उससे केवल मानव शरीर के ताप मापने के लिए ही बनाया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। मानव शरीर का जो ताप है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक होता सेल्सियस तक होता है। परिसर को हम लोग अंग्रेजी में रेंज भी बोलते हैं। परिसर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रेंज। तो आपसे कभी पूछेगा कि थर्मामीटर का रेंज क्या है, तो क्या है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच है। अब हम लोग 3.3 प्रयोगशाला तापमापी को देखते हैं कि प्रयोगशाला तापमापी क्या है। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। ऐसा ही तापमापी क्या है? एक प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इसे मापे जा सकने वाले अधिकतम न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो हम लोग प्रयोगशाला का तापमापी का परिसर होता है या इसको रेंज भी बोलते हैं, वो कितना होता है? तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपके ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रयोजन माने हर काम के लिए हर चीज़ के ताप को मापने के लिए अलग अलग तापमापी का उपयोग किया जाता है। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। जो मौसम रिपोर्ट हम लोगों को मिलता है उसमें क्या होता है? तो मौसम रिपोर्ट के दिए गए जानकारी को हमको पता करने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग हम लोग करते हैं। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप 3.4 को देखते हैं। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। अब हमें क्या करना है कि किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लेना है। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबाइए कि उसका बल्ब को तो जल में डूबा रहे। जो यहाँ देख सकते हैं ये तापमापी का जो होगा बल्ब वो जल में डूबा हो, लेकिन मग के तली में सटा नहीं होना चाहिए, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। तापमापी में जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि लंबवत या हम लोग सीधा करके खड़ा रखें। तो तापमापी को हमेशा जल में हम लोग कैसे रखेंगे? लंबवत रखेंगे या सीधा खड़ा करके रखेंगे। इसमें पारे के तल की गति को देखिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर न हो। अब हमको तब तक इंतज़ार करना है जब पारे का तली में जो है वो तल स्थिर न हो जाए। स्थिर हो जाएगा उसके बाद हम लोग रुक जाएंगे और तापमापी का पाठ्यांक को नोट करेंगे। यह इस समय जल का ताप है। यह जो समय होगा उसी समय वो जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं?
संभव कारणों का चर्चा कीजिए। अगर इन तापों में भिन्नताएं हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसके संभव कारण क्या क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग प्रयोगशाला में तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, लंबवत या सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए। जब हम तापमापी को किसी चीज़ में डालेंगे तो क्या होना चाहिए, वो पदार्थ को सभी बगल से घिरा होना चाहिए जिसका ताप हमको लोगों को मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारी से नहीं छूना चाहिए। बल्ब जो होंगे क्या होंगे, तो बर्तन के दीवारों से नहीं छूना चाहिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करें। अब हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम क्रियाकलाप 3.5 को देखते हैं। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप को नोट कीजिए। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारा का तल गिरने लगता है। जैसे ही हम तापमापी को क्या करेंगे, जल से बाहर निकालेंगे तो पारे का तल क्या होगा, वो गिरने लगेगा। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। पाठ्यांक जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका पाठ्यांक को हम लोग कब नोट करेंगे, जब उसका बल्ब उस जल में या वस्तु में रखा रहे जिसका ताप हम लोगों को मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। तब क्या आप प्रयोगशाला को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जो थर्मामीटर होते हैं उससे हम लोग शरीर का टेम्परेचर ही नापते हैं, उसमें हम लोग प्रयोगशाला तापमापी जो होंगे उसका उपयोग नहीं करेंगे। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं आता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंक देखते हैं? जैसा कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो होता है वो क्या होता है, तो विभंग है या किंक है। विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। जो हम लोगों के पास डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो वहाँ एक विभंग होता है। विभंग जो होता है कि पारे के तल के नीचे गिरने से रोकता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। तापमापी जो हैं उनके विषय में पारे के प्रयोग में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। पारा क्या है, एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। इसका निपटान जो है कि अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारा का उपयोग नहीं होता है। आजकल में क्या है, तो डॉक्टरी लोग डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग करते हैं जिसमें पारा नहीं भरा रहता है। पारा का हम लोग पहले ही बता दिए थे आपको कि इसका जो होता है कि संकेत पीवी होता है। संकेत क्या होता है, पीवी होता है। लैटिन नाम प्लम्बम है। तो इसीलिए आजकल हम लोग डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। अब हमारा क्या है 3.4 में है ऊष्मा का स्थानांतरण, माने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। माने ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। तप्त का मतलब होता है गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली। ऊष्मा कहाँ से कहाँ चली, तो ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं, जब बर्तन को हम लोग ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। यह
ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा क्या होता है? बर्तन से परिवेश की ओर जाने लगती है, तो स्थानांतरण के कारण ही वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा हमेशा, हम लोग क्या देखें कि ऊष्मा जो रहेगी हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, माने बहती है। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु के से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इनकी खोज करें। अब हम इसकी खोज के लिए क्रियाकलाप 3.6 को देखते हैं। क्रियाकलाप 3.6 में हमसे क्या कह रहा है? एल्युमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। एल्युमिनियम का जो संकेत होता है क्या होता है? Al होता है। लोहा का संकेत जो होता है Fe होता है। इसको हम लोग फेरम भी बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है कि मेटल है, धातु है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक दोनों धातु का एक छड़ या चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं 3.7 में, इसमें क्या है कि एक एल्युमिनियम या लोहे की ये पट्टी है। इसमें एक मोम से इसको ज्वाला दिया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है, और मोम के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं कि यहाँ समान दूरी पर चिपकाए गए हैं। छड़ के एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, स्टैंड न मिलने के कारण 2 ईंटों से इसके स्टैंड को हम लोग दबाकर रखे हुए हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। अब हम क्या करेंगे कि छड़ का जो ये सिरा है, इस सिरे से हम लोग गर्म करेंगे। गर्म करने पर मोम के टुकड़ों का क्या होता है? क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? इस तरह से हम देखते हैं कि ऊष्मा जो रहेगी कि ज्वाला के सबसे निकट जो सिरा रहेगा उससे दूसरे सिरे पर क्या होगी? स्थानांतरित होगी। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन बोलते हैं। तो चालन क्या है? तो वह प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसे चालन कहते हैं या चालन कहलाता है। ठोसों में प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरण होते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ऊष्मा जो होते हैं कि चालन के द्वारा होता है। ऊष्मा का संचार या स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। किसमें? तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि से। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हथी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हथी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो नहीं। अगर उसमें कोई लकड़ी या प्लास्टिक की बर्तन हथी नहीं लगी रहेगी तो हम उसे उठा नहीं सकते हैं। अब हम लोग आगे क्रियाकलाप 3.7 को देखते हैं। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, विभाजनी माने डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। आपने परीक्षण को सारणी 3.3 में लिखिए। स्टील की चम्मच, धातु, क्या दूसरा सिरा गर्म होता है? तो हाँ,
जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के चालक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वो चालक कहलाते हैं, या इसको अंग्रेजी में हम लोग कंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर भी हम लोग बोलते हैं। चालक को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। तो चालक क्या है या कंडक्टर क्या है? तो वह पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है वो चालक कहलाते हैं। इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? इनके उदाहरण हो जाएंगे एल्युमिनियम। इनके उदाहरण हुए एल्युमिनियम। संकेत क्या होता है? तो Al आयरन होते हैं, कॉपर होता है। कॉपर का संकेत क्या हो जाता है? तो Cu होता है। कॉपर का संकेत क्या हो जाएगा? Cu होता है। इसका लैटिन नाम जो होता है कॉपर का क्यूप्रम होता है। लैटिन नाम क्या हो जाता है? क्यूप्रम। अब हम लोग आगे देखते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं, वह पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं, या ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं। तो कुचालक क्या होते हैं? तो वैसे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को आसानी से अपने अंदर से जाने नहीं देते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? तो प्लास्टिक हैं, लकड़ी हैं, जो कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। ये सभी क्या है? कुचालक के उदाहरण हैं। इन्हें दूसरा नाम ऊष्मारोधी भी हम लोग कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। जो जल होते हैं या वायु हैं वो क्या हैं? तो ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए इसका पता लगाएं। जल या वायु ऊष्मा के कुचालक है, तब इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है इसका हम लोग पता लगाते हैं। पता लगाने के लिए अब हम क्रियाकलाप 3.8 को देखते हैं। गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए। गोल पेंदे का क्या लेना है? एक फ्लास्क लेना है। यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए। 2/3 का मतलब होता है 2/3, माने 3 भाग में 2 भाग हमको भरना है। टोटल भाग, कुल भाग कितना हो जाएगा? कुल भाग हमारा 3 हो जाएगा, और 3 भाग में से 2 भाग को हमको भर देना है। इसी को हम लोग 2/3 भाग बोलते हैं। भरिए। इसको किसी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रोक की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट एक यौगिक है जिसका सूत्र क्या होता है? तो KMnO4 होता है। क्या होता है? KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का ये जो है कि सूत्र है, फॉर्मूला है का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। क्या करना है? पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल को हमको धीरे से रखना है। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को अब गर्म करना है। आपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। जब हमने देखा कि जब हम लोग जल को गर्म करते हैं तो जो ज्वाला के निकट रहती है या लैंप के निकट रहता है वो जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है, और गर्म जल क्या होता है? ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। जो ठंडे जल होंगे वो क्या करेंगे? वो गर्म जल का स्थान लेने के लिए आ जाएंगे। फिर यह जल भी गर्म हो जाता है, और फिर जो ठंडे जल रहते हैं वो भी पुनः गर्म हो उठता है, तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। फिर आसपास के जो जल रहेंगे इसके स्थान को भरने के लिए आ जाएंगे, और यह भी गर्म हो जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो, और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है जब तक कि सारा जो पानी होगा वो गर्म न हो जाएगा। ऊष्मा का स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो संवहन कहते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? ऊष्मा स्रोतों के पास वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है,
इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 3.9 द्वारा आप इस पर विचार की पुष्टि कर सकते हैं। जैसा कि चित्र 3.9 में दिखाया है, जल में ऊष्मा का संवहन। जैसा कि हमने देखा था कि जल क्या करना था, एक हमने बीकर लिया था, बीकर में हमने क्या किया था कि पोटेशियम पर बीकर में जल डाला था। जल कितना था, 2/3 जल हमने डाला था। और जो एक हमने फ्लास्क भी लिया था, फ्लास्क को क्या किया था कि पोटेशियम पर मैग्नेट के रखकर उसको हमने गर्म किया था। तो गर्म किया था तो हमने देखा था कि धीरे धीरे जो वायु होती है वो गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। और जो इसके आसपास में जो ये क्या है, ठंडी वायु होती है, ठंडी पानी होती है, वो इसके स्थान को भरने के लिए क्या होती है, आने लगती है। और धीरे धीरे क्या होती है, ये भी जो होते हैं ठंडी वाटर, ये भी कोल्ड वाटर क्या हो जाएगा, हॉट वाटर बन जाएगा, गर्म हो जाता है। और ये प्रक्रिया जो रहती है कि चलती रहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि बीकर के सारे ठंडा पानी क्या हो जाते हैं, हॉट वाटर बन जाते हैं, माने गर्म हो जाते हैं। यह माने जल में जो विधि होती है द्रव में, तो ये क्या कहलाती है, ये संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब हम लोग क्रियाकलाप 3.9 को देखते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व का मतलब होता है लंबवत। पार्श्व का मतलब क्या हो जाएगा, लंबवत। एक हाथ को हमको क्या करना है, तो ज्वाला के पास में रखना है, ऊपर माने ज्वाला जल रहा है तो उसको ऊपर रखना है। और एक जो होना है कि उसके पार्श्व में माने सामने से सीधा जो है कि लंबवत हमको रखना है। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों? ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। जो ऊपर के वायु होते हैं वो किस विधि द्वारा गर्म होते हैं, तो वो संवहन विधि द्वारा गर्म होते हैं। इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है। इसलिए जो ऊपर ज्वाला के ऊपर जो हाथ रहते हैं वो कैसा गर्मी अनुभव करते हैं। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होती, जबकि जो ज्वाला के पास में जो वायु है वो संवहन द्वारा गर्म नहीं होती है। इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। इसीलिए जो ऊपर के लौ की वायु होगी वैसी गर्म जो होगी, हमारे पार्श्व के वायु की गर्मी महसूस नहीं होगी। तटीय क्षेत्रों में, तो तटीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो वैसे लोग या वैसे क्षेत्र जहाँ समुद्र का किनारा होता है या समुद्र से सटे क्षेत्र को हम लोग तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना माने होने वाले घटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल को हम लोग धरती या भूमि समझ सकते हैं, या जो मिट्टी होती है या थल होते हैं। तो दिन के समय ये क्या होते हैं, जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाते हैं। जो दिन के समय होंगे तो जल जो होंगे कि जल के अपेक्षा स्थल जो होंगे वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और स्थल के जो वायु होते हैं वो क्या होती है, तो गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। जो स्थल से उठने वाले गर्म वायु है वो समुद्र की ओर बहने लगते हैं और समुद्र से जो ठंडी वायु आती है वो उसका स्थान भरने के लिए आती है और धीरे धीरे वो भी गर्म हो जाती है। और ये प्रक्रिया जो होती है कि चलती रहती है लगातार। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। जो वायु समुद्र से आती है उसे क्या कहते हैं, तो समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़की समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है, जबकि रात में क्या होता है, तो ये प्रक्रम बिल्कुल उल्टा हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। क्या होता है, समुद्र का जो जल होता है वो स्थल की अपेक्षा ठंडा और धीरे से होता है, धीमी गति से होता है। इसलिए
स्थल की ओर से ठंडी वायु, स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाती है। यह क्या कहलाती है? थल समीर कहलाती है। चित्र 3.11 इस परिघटना को दर्शाता है। तो आइए हम लोग चित्र 3.11 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो क्षेत्र है क्या है, तो ये जो होते हैं इसी क्षेत्र को हम लोग तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये तटीय क्षेत्र से क्या होती है, जब दोपहर के समय जब धूप निकलता है तो ये समुद्र के जो वायु होते हैं वो जो समुद्र के जल होंगे या स्थल होगा, तो स्थल जो होगा जल्दी गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और ये धीमी गति से गर्म होता है, ये धीमी गति से गर्म होगा। तो क्या होगा कि गर्म वायु जो होता है, स्थल की गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगेगी, और तो गर्म वायु के स्थान को भरने के लिए समुद्र की ठंडी हवाएं स्थल की ओर बहने लगती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यही प्रक्रिया हमारा समुद्र समीर कहलाता है। क्या कहलाता है? समुद्र समीर कहलाता है। ये कब का बात है? तो दिन के समय जबकि हम देखते हैं कि रात्रि में क्या होता है, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो जल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो धीमी गति से ठंडा होते हैं, धीमी गति से ठंडा होते हैं, धीमी गति से ठंडा। जबकि स्थल क्या होता है कि जल्दी ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? जल्दी ठंडा हो जाता है। तब रात्रि के समय जो होते हैं कि स्थल से वायु जो होती है ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है, जबकि धीमी गति से वायु जो होती है ठंडा होता है। तो ये जो होता है कि इस गति से चलती है, तो ऐसे वायु को हम लोग क्या कहते हैं, तो थल समीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? थल समीर कहते हैं। वायु जो होती है कि हमेशा गर्म वायु जो होता है वो ठंडी वायु की ओर बहने लगता है। जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आप गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। जो हमारे सूर्य से हम तक ऊष्मा पहुंचती है उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि चालन और संवहन के लिए माध्यम की हमें आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के चालन और संवहन की प्रक्रिया नहीं होगी। चूँकि पृथ्वी अथवा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रकरण द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है? तो विकिरण विधि द्वारा आती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। माध्यम हो या न हो, लेकिन विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रकरण द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हीटर जो होते हैं वो किस प्रकरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं? तो विकिरण द्वारा। ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होगा हीटर में किस विधि द्वारा होगा? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। तो हमें इस प्रकरण द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा का विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है। हमारा शरीर जो होता है विकिरण द्वारा ही ऊष्मा को परिवेश को देता है और ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंडों विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो उनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है। विकिरण द्वारा जो ऊष्मा आती है तो क्या होता है, कुछ भाग परावर्तित हो जाती है, कुछ भाग अवशोषित हो जाती है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? परामर्श का मतलब होता है सलाह। परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह। 3.5
सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं। वरीयता का मतलब होता है तरजीह। किसी चीज़ पर हम किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्वपूर्णता देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वरीयता देते हैं। तथा सर्दी में हम गहरे रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। सर्दी में हम लोग गहरा रंग, गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र को पहनते हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसका पता लगाते हैं। अब हम क्रियाकलाप 3.10 को देखते हैं। टीन के एक जैसे 2 डिब्बे लीजिए। क्या करना है, टीन के एक जैसे 2 डिब्बे लेना है। इसमें एक के बाहरी पृष्ठ को काला, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक पृष्ठ को हम लोग क्या करेंगे, काला से रंग देंगे तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद पेंट कीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। अब हम क्रियाकलाप 3.11 को देखते हैं। क्रियाकलाप 3.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बों लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों का किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे वस्त्र के रंग पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं वो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा का जो होता है कि अधिक अवशोषित कर लेते हैं, ऊष्मा को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए सर्दियों में जो गहरे रंग के वस्त्र है वो आरामदायक लगता है। हल्के रंग के कपड़े उष्णीय विकिरणों के, जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं, लाइट कलर के कपड़े होते हैं, वो उष्णीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र को अधिक आरामदेह लगते हैं। अब हम आगे देखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। सर्दी के दिनों में, मतलब ठंड के दिनों में, हम लोग ऊनी वस्त्र को पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। ऊष्मारोधी मतलब इंसुलेटर का काम करती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे को बीच में वायु फंसी रहती है या ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। जो वायु ट्रैप होते हैं या ऊष्मारोधी होती है तो वो क्या करते हैं, जो ठंडे परिवेश में से जो विकिरण द्वारा ऊष्मा आती है उसे आने से रोकते हैं। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है, मतलब गर्मी का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे, क्यों? याद रखिए 2 कंबलों के बीच की वायु की एक परत विद्यमान है। 2 कंबलों के बीच में क्या होगा, एक वायु का परत विद्यमान होगा जो हमें ठंड देगा। इसीलिए हमको एक मोटे कंबल को यूज करना चाहिए। अब हमारा देखते हैं कि क्या कह रहा था। हम अपने घरों को ठंडा एवं गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधनों का उपयोग करते हैं या विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है।
ऐसा करने की विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए। तो ऐसे करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो खोखली ईंटें जो होती है उस टाइप के ईंटों का उपयोग करना चाहिए जो आजकल आसानी से उपलब्ध है। खोखली ईंटें जो होते हैं कि आजकल हमको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसके अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। एक बार करके सभी बिंदुओं पर फिर से हम चर्चा करते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा है। तो आइए देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। किसी वस्तु की उष्णता कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि किसी वस्तु कोई भी वस्तु कितना गर्म है ये हमको जानने के लिए हमको हमेशा स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। दूसरा हमारा बिंदु क्या कह रहा है कि ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। जो ताप होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, तो वो क्या है, कोई वस्तु कितना गर्म है उसका माप है। कोई वस्तु कितना गर्म है उसका माप है। अगला बिंदु हमसे क्या कह रहा है कि तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। तापमापी क्या है, तो तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप को मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका उपयोग हम लोग क्या होते हैं, तो ह्यूमन टेम्परेचर नापने के लिए, शरीर का ताप मापने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं और किसी काम के लिए हम जो होता है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर जो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमारा अगला बिंदु क्या है, ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती रहती है। ऊष्मा जो होता है कि हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होती है। ऊष्मा जो क्या होगी, तो ऊष्मा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होती है, या ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रकारों से संवहन या स्थानांतरित होती है। ये ऊष्मा जो है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है। पहला हमारा क्या था, चालन था। पहला क्या है, चालन है। दूसरा क्या है, संवहन है। तीसरा क्या है, विकिरण है। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। जो ठोस होते हैं उसमें स्थानांतरण किस प्रकार होगा, तो चालन विधि द्वारा होगा। द्रव में जो होगा ऊष्मा वो किस विधि द्वारा स्थानांतरित होता है, तो द्रव में जो ऊष्मा होते हैं वो संवहन विधि द्वारा स्थानांतरित। द्रव में कैसा होगा और गैस में संवहन विधि द्वारा। द्रव गैस में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण, जो विकिरण होते हैं उसे ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो ऊष्मा के चालक या कंडक्टर कहलाते हैं। वह पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को जाने देते हैं वो ऊष्मा का चालक या कंडक्टर कहलाता है। अगला हमारा बिंदु है, गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोषक होती हैं। जो गहरे रंग की वस्तुएं हैं वो हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण का अच्छा अवशोषक है, मैंने ऑब्जर्व करती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र में अधिक आरामदायक अनुभव करते हैं। इसीलिए हम लोग आराम बहुत गर्मियों में अनुभव करते हैं। अगला हमारा बिंदु क्या है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। सर्दी के दिनों में ठंड के समय में ऊनी वस्त्र जो होते हैं हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है। ऊन क्या है, तो ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशे के बीच वायु फंसी होती है। क्या होती है, वायु फंसी होती है, या ट्रैप भी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, या और ऊन जो होती है ऊष्मारोधी भी होती है।
इस तरह से हमारा अध्याय 3 ऊष्मा समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी इस अध्याय को लेकर आपको समस्या है या किसी भी अध्याय को जो आप हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं अगर उसमें कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और भी आपको बेहतर तरीके से उसके बारे में समझाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।